आज अकाउंट्स का हम फाइनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। जो हम बैलेंस शीट मिला देते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमें पता ही है आज के टाइम में सारे जो अकाउंट्स हैं वो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे बिजी है, टैली है, उसी में तैयार होते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो तो बैलेंस शीट को मिला ही देंगे, चाहे आप 100 दो एंट्री डालो, 100 डालो, 1000 डालो, लाख डालो। वो सॉफ्टवेयर ऐसे ही डेवलप किए गए हैं कि वो बैलेंस शीट को मिलाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन क्या वो बैलेंस शीट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करने लायक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बैलेंस शीट हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट को सबमिट करने से पहले हमें इनकम टैक्स के ऑडिट के तकरीबन 30 से 35 रूल्स जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं, ताकि हम अपनी बैलेंस शीट को इस तरीके से तैयार कर लें, इस तरीके से फ्रेम कर लें, अपनी किताबों को, अपनी बैलेंस शीट को इस तरीके से फ्रेम करें ताकि गलती से भी हमसे कोई गलती ना रह जाए और इनकम टैक्स में या जीएसटी डिपार्टमेंट में या कंपनी लॉ में हमारे केस लगने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाए। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हमारा इनकम टैक्स या किसी भी और डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में हमारा केस ना लगे। उसके लिए हमें अपनी बैलेंस शीट की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से करनी। हमने जब बेसिक कोर्स किया था उसमें हमने सेल परचेज की प्रॉपर प्रैक्टिस की है, लेकिन इस फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट में मैं फिर से पीछे जाऊंगा और एक एक स्टेप को, बैलेंस शीट को फाइनल करना तभी पॉसिबल है जब हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर होगी। तो इसीलिए मैं एक एक स्टेप को कंसीडर करूंगा और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। बुकिश अकाउंट्स तो आपने बहुत तैयार किए होंगे, बुकिश अकाउंट्स की आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। अगर आप स्कूल से, कॉलेज से पढ़ के आए हो, +1 +2 कॉमर्स में किया है या बीकॉम, एमकॉम, एमबीए की हुई है, तो आपने खूब बैलेंस शीटें मिलाई होगी, पेपर्स पे मिलाई भी होगी। लेकिन क्या वो बैलेंस शीट इनकम टैक्स में जाने लायक है? नहीं। हमें आज प्रैक्टिकल वो सिनेरियो सीखने जा रहे हैं, वो ऑडिट्स के रूल सीखने जा रहे हैं। ये आप मत सोचो कि ये हम सिर्फ बैलेंस शीट को फाइनल करना सीखेंगे। अगर आप किसी पार्टी का ऑडिट भी करना चाहो तो ये रूल्स आपके ऑडिटिंग में भी एप्लीकेबल होंगे। हमारे फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट में 4 5 6 लेक्चर्स लग सकते हैं, मुझे नहीं पता भी कितने लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन मैं एक एक पॉइंट को बड़े डिटेल में, बड़े आसानी से, आसान भाषा में, जो कह सकते हैं डेप्थ में आपको सिखाऊंगा, ताकि जब हम मार्केट में अकाउंट्स का, प्रैक्टिकल अकाउंट्स का काम करो, आपको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल ना आए। तो शुरू करते हैं। अकाउंट्स की शुरुआत होती कहां से? जब हम किसी फर्म के अकाउंट्स बनाने जाते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है परचेजिस से। शुरुआत होती है परचेजिस से। चाहे फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या ट्रेडिंग फर्म है, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, अगर ट्रेडिंग फर्म है तो वो गुड्स खरीदेगी और जिसको उसने आगे बेचना है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप रहता है अकाउंट्स का, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट का, वो है परचेज को मैनेज करना। परचेज को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। परचेज के साथ लिंक हो जाती हैं क्रेडिटर्स, जिससे हमने माल लिया, अब उसको पैसे देने हैं। तो परचेज के साथ क्रेडिटर्स को मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एस्पेक्ट है। हमने जो 2 कोर्सेज बनाए हैं, बेसिक कोर्स और टैक्सेशन कोर्स, इन दोनों कोर्स को करने के बाद हम ये फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट का जो है टॉपिक, बैलेंस शीट को फाइनल कर पाएंगे। अगर आप कहते हो
कि मैंने सिर्फ बेसिक कोर्स कर लिया है और बेसिक कोर्स के बाद मैं बैलेंस शीट फाइनलाइज करना सीख लूं, तो मेरे हिसाब से आपको काफी मुश्किल आ सकती है। क्यों? बैलेंस शीट फाइनल तभी होगी जब हम इसमें सारे टैक्सेस के पॉइंट्स करेंगे। जैसे इसमें जीएसटी की बात करेंगे, इसमें इनकम टैक्स की बात करेंगे, इसमें टीडीएस की बात करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपको वो पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न्स, प्रैक्टिकल टीडीएस रिटर्न्स कैसे बनती हैं, तो मेरे हिसाब से आप बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं कर पाओगे। चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हमने मैनेज करनी है परचेज। आपको पता ही है कि जब हम परचेज करते हैं, किसी भी पार्टी से कुछ भी परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो हमारे पास एक परचेज का बिल आ जाता है। ठीक है जी। हमारे पास परचेज का बिल आ गया। अकाउंटेंट का क्या काम है? सबसे पहले उसकी फाइलिंग करनी है। हमें एक प्रॉपर फाइल लगा के उसकी फाइलिंग करनी है। जब हमारे पास बिल आते जा रहे हैं, तो फाइलिंग कैसे करनी है? हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें उसकी फाइलिंग करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहली डेट का बिल नीचे, उससे बाद में उसके बाद की डेट का, उसके बाद की डेट का, उसके बाद की डेट का। जैसे मान लो आज 20 तारीख है, तो सबसे पहले नीचे 1 अप्रैल का बिल, उससे ऊपर 2 अप्रैल का, उससे ऊपर 3 अप्रैल का, 4 अप्रैल का, 5 अप्रैल का। मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट बिल है वो सबसे ऊपर होना चाहिए और सबसे जो पिछला बिल है वो सबसे नीचे होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारी जो फाइलिंग है, पहले तो आपको परचेज की फाइल मेंटेन करनी आनी चाहिए। आपके पास बिल आते जा रहे हैं, ये नहीं बिल आए जैसे मर्जी बिल आए, कोई डेट नहीं चेक की, सीधा ही आपने फाइल में लगा दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे बिल आए उसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। फिर फाइल लेके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पुरानी डेट का बिल नीचे और उसके बाद लेटेस्ट डेट का बिल ऊपर होना चाहिए। हमने फाइल लगाई हुई है, उसके बाद कोई और पुराना बिल आ जाता है, तो जहां पे उसकी डेट है उसको फाइल में वहां पे सेट करके उसको वहां पे लगाना। इस तरीके से हमारी फाइलिंग प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। सबसे पहले परचेज की फाइल हमारी मेंटेन होनी चाहिए। फाइल के बाद लिखा होना चाहिए ये हमारी फर्म है, ये परचेज फाइल है, और फ्रॉम यहां से लेके टू यहां तक की ये परचेज फाइल है। और एक फाइल में हम उतने बिल लगाएंगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि जो बॉक्स फाइल होती है, मोटी फाइल होती है बॉक्स फाइल, वो आप परचेज फाइल के लिए यूज करो, क्योंकि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की परचेजेस बहुत रहती है। तो जितनी एक फाइल की कैपेसिटी है, आपने उतने बिल उसमें लगाने हैं। और जब वो कैपेसिटी फिल हो जाए, उसके बाद आप नई परचेज फाइल जो है वो लगा सकते हो। और जब नई परचेज फाइल लगाओगे उसके आगे 2 लिख दोगे, जो पुरानी परचेज फाइल है उसके आगे 1 लिख दोगे, ताकि आपको पता हो कि ये मेरी परचेज की 2 फाइलें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको परचेज फाइल को मैनेज करना आना चाहिए। अब आपने फाइलिंग वगैरह आपने सीख लिया, आप फाइल लगा रहे हो। जब भी आपके पास परचेज का बिल आए, आपको ये नहीं कि सीधा ही फाइल में लगा देना है। सबसे पहले आपने चेक करना है क्या उस बिल पे आपकी फर्म का नाम है। क्या अगर आपके पास जीएसटी नंबर है जिसके आप अकाउंट्स प्रिपेयर करे हो, क्या आपकी फर्म का नाम है? क्या आपकी फर्म का जीएसटी नंबर है? क्या आपकी फर्म का एड्रेस है? क्या वो बिल जो इनवाइस है वो टैक्स इनवाइस है? क्योंकि हमें जीएसटी वाले कोर्स में ये कवर किया था, जब हमने टैक्सेशन कोर्स किया था और उसमें जब जीएसटी का टॉपिक किया था, तो हमने बात की थी कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी क्लेम कर सकते हैं जब हमारी ये कंडीशंस फुलफिल हुई हो। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? कि हमारी फर्म का नाम परचेज इनवॉइस पे होना चाहिए, हमारी फर्म का एड्रेस होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी फर्म का जीएसटी नंबर होना चाहिए। एक बार ये 15 डिजिट्स का जो जीएसटी नंबर है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये ना कोई डिजिट ऊपर नीचे हो, अच्छी तरीके से चेक कर लो। और टैक्स इनवॉइस है, क्या वो आइटम पे नीचे जीएसटी रेट प्रॉपर लगा हुआ है? ये सब चीजें को चेक करने के बाद आपने उसको फाइल में लगाना। ठीक है। अब आपने फाइलिंग कर लिया, प्रॉपर चेकिंग करके बिल उसमें लगा दिया है। अब आपको उसको अपने कंप्यूटर पे डालना है, कोई भी सॉफ्टवेयर है
टैली है, बिजी है, या कोई और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपने उसको उसमें एंटर करना है। एक चीज याद रखनी है, जब भी आप परचेजेस को एंटर करने जा रहे हो, परचेजेस को एंटर करने जा रहे हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप गुड्स की परचेजेस या रॉ मटेरियल की परचेजेस एंटर करने जा रहे हो, आपको जो उसकी एंट्री है बड़े अच्छे तरीके से, चाहे टैली है चाहे बिजी है, आपको उसमें अच्छे तरीके से डालनी। मैं एग्जांपल यहां पे बिजी की ले रहा हूं। आपको पता है, हमने प्रैक्टिस की है कि जब परचेज का वाउचर डालते हैं, ऊपर टैक्स कैटेगरी 5%, 12%, 18%, 28%, वो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करनी है। कहां की परचेज है, लोकल है तो एल सिलेक्ट किया था, बाहर किया तो आई सिलेक्ट किया था। उसका प्रॉपर एचएसएन कोड, जो आइटम बनानी है उसका प्रॉपर एचएसएन कोड डला होना चाहिए, आइटम का प्रॉपर टैक्स रेट डला होना चाहिए, जिससे हमने माल खरीदा है, जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है उसका प्रॉपर एड्रेस डला होना चाहिए, उसका प्रॉपर जीएसटी नंबर डला होना चाहिए, अगर बिल पे उसकी बैंक डिटेल्स अवेलेबल है उसका बैंक प्रॉपर डला होना चाहिए। मतलब कि जैसे मैंने सिखाया कि परचेज की एंट्री कैसे डालनी है, पूरी इंफॉर्मेशन जो है सन्ड्री क्रेडिटर में भी पूरी इंफॉर्मेशन डाल देनी है, स्टॉक आइटम में भी पूरी इंफॉर्मेशन डाल देनी है, और जब परचेज का वाउचर एंटर करना है तो जो जो मैंने चीजों पर ध्यान देने की बताया है, वो आपने सारा उन चीजों को ध्यान में रख के प्रॉपर परचेज का बिल डालना है, प्रॉपर इनवॉइस नंबर, प्रॉपर जीएसटी रेट, कहां की परचेज है, लोकल है बाहर है, वो आपने अच्छी तरीके से डालना। उसके मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस, काफी अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। वो करने के बाद जब आपने बिल कंप्यूटर में एंटर कर दिया, तो आपके कोई ना कोई निशानी चाहिए उस बिल पे कि जिससे पता लगे कि आपने बिल डाल दिया। आप कोई इनिशियल कर दो, ओके लिख दो पेन के साथ, एंटर्ड लिख दो, अपने इनिशियल साइन कर दो, या कई कई बार हमने एक स्टैंप बनाई होती है रेड कलर की, एंटर्ड, जब बिल डालते हैं सीधा ठा एंटर की स्टैंप डालते हैं, चलो अगला बिल, बिल डाल दिया एंटर ठा, चलो अगला बिल, ताकि जब भी हम परचेज की फाइल खोलें तो हमें पता हो कि जहां पे वो हमारी स्टैंप लगी हुई है, जहां पे हमारे इनिशियल हुए हुए हैं, जहां पे हमारी जो एंटर या ओके लिखा हुआ, जो हमारी निशानी है जो वहां पे लगी हुई है, इसका मतलब ये बिल एंटर्ड हो चुका है। अगर हमारे अलावा हमारा एम्प्लॉयर भी हमारी परचेज की फाइल देखता है तो उसको भी पता हो कि ये परचेज का बिल डला है कि नहीं डला। ठीक है जी। दूसरी चीज, जब हम परचेज के वाउचर्स डालते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम माल खरीदा, उसका बिल जो है वो मेल पे आ जाता है, उसका व्हाट्सएप पे बिल आ जाता है, तो हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। जब गुड्स आती हैं उसके साथ भी बिल आ जाता है, जब उसके बाद कई बार कोरियर से ओरिजिनल कॉपी भी आ जाती है। तो ये नहीं कि जैसे जैसे बार बार बिल आता जा रहा है एक ही गुड्स का, तो हम उसको बार बार बिल, एक ही एंट्री को 3 बार उसमें डाल दें। जब आप बिल को डालने लगे हो, आपने फाइल में, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा रहे हैं, जैसे 5 अप्रैल का बिल है, जब मैं 5 अप्रैल को डालने उसमें फाइल में लगाने जा रहा हूं, तो आपने देख लिया ओहो ये तो बिल आया हुआ है, ये तो हमने पहले ही डाला हुआ है, तो आप उस बिल के साथ उसको बस अटैच करके रख दो और उस पर लिख दो डुप्लीकेट। वैसे ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल कॉपी, ट्रांसपोर्टर कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी। कहने का क्या मतलब है कि आपने ये नहीं कि बिल 2 बार 3 बार आया, आपने कंप्यूटर में 2-3 बार बिल डाल दिया। तो इस तरीके से आपने अपनी परचेजिस को कंप्यूटर पे एंटर करना है। और जब हमारा 1 महीना खत्म हो गया, हमें पता है जीएसटीआर की रिटर्न मंथली रिटर्न जाती है, जब 1 महीना खत्म हो गया तो सीधा नहीं है कि हमने परचेज डाली हुई और जीएसटी के लिए रिटर्न सीधा ही फाइल कर दे, नहीं, हमने प्रॉपर 1 मंथ की परचेज का प्रिंट आउट लेना है, या उस कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के परचेज फाइल से उसको चेक करते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं होगी है, कोई बिल मिस तो नहीं हो गया, कोई बिल डबल तो नहीं चल गया, कोई बिल की अमाउंट गलत तो नहीं चल गई, जिसपे आईटीसी मिलना था क्या उसको छोड़ तो नहीं दिया, कोई टैक्स रेट गलत तो नहीं डाल दिया, कोई लोकल बिल था वो बाहर तो नहीं डाल दिया, जो बाहर बिल था वो लोकल तो नहीं डाल दिया। ये सारी चीजों को हम डिटेल में चेक करेंगे जब हमने जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। तो जब पूरा महीने की हम
परचेज डालते जा रहे हैं, हमें बिल आया, हमने बिल फाइल में लगाया, उसकी प्रॉपर चेकिंग की, फिर उसको कंप्यूटर पे डाला, उसकी हमने उस पर निशानी लगा दी, एंटर लिख दिया। उसके बावजूद हमने मंथ एंड पे जितने हमारे बिल हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमें सारे बिल को फटाफट जो है वो अपना परचेज फाइल के साथ चेक करना। जब हम उसको चेक करेंगे तो अगर कोई भी गलती से भी कोई गलती रह गई होगी वो भी हमारी निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी परचेज का काम, पहला स्टेप है फाइनलाइजेशन बैलेंस शीट। स्टार्टिंग अकाउंट सी कौन सी थी? परचेज की। तो पहले हमने परचेज को जो है हैंडल करना सीखा। परचेज के बाद हमारा अगला स्टेप रहता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहां पे होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहती है। जो ट्रेडिंग है वहां पे ये जो फीचर अवेलेबल नहीं होता है। जो ट्रेडिंग कंसर्न है वहां पे फीचर अवेलेबल नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां पे प्रोडक्शन रहती है। बेसिकली क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में? जो हम खरीद रहे हैं और जो हम बेच रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ब्लैंकेट्स बनाने का काम है, कंबल बनाने का कारखाना है। कंबल कहां से बनते हैं? धागे से बनते हैं, यार्न से बनते हैं। और हम खरीद रहे हैं, धागा खरीद रहे हैं, और बेच क्या रहे हैं? कंबल बेच रहे हैं। अब जब परचेज करती हैं तो स्टॉक आइटम यार्न परचेज करते जा रहे हैं, ये हमारी किताबों में इकट्ठा होता जा रहा है। और बेच क्या रहे हैं? ब्लैंकेट्स बेच रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं था। तो अगर हम प्रोडक्शन फीचर नहीं यूज करेंगे तो ये हमारा इकट्ठा होता जाएगा और ये जो स्टॉक है नहीं ये माइनस होता जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो वो हमने बिजी में प्रोडक्शन एंट्री हमने सीखी हुई है। बिजी में हमने प्रोडक्शन एंट्री सीखी है कि किस तरीके से वो हमारी परचेजेस को प्रोडक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा? हमारा रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम होता जाएगा और उससे फिनिश प्रोडक्ट बनते जाएंगे और फिनिश प्रोडक्ट्स आगे बिक जाएंगे। तो हमारी इन्वेंट्री ठीक रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नॉर्मली प्रोडक्शन रजिस्टर्स लगे होते हैं। प्रोडक्शन रजिस्टर्स लगे होते हैं जहां पे रोज की प्रोडक्शन जो है नोट करती है। आपको उन रोज की प्रोडक्शन रजिस्टर से प्रोडक्शन को उठा के आपको अपने कंप्यूटर्स में एंट्री डालनी है कि आज इतने पीस बने हैं, आज इतने पैकेट्स बने हैं, आज इतने बॉक्सेस बने हैं, जो भी उस फर्म का रूटीन है। तो आपको जो है प्रोडक्शन रजिस्टर से प्रोडक्शन उठाकर आपको अपनी अकाउंटिंग में डालनी है। और वहां भी सेम रूल अप्लाई रखना है कि जो जिस डेट की प्रोडक्शन डाल दी है, जिस डेट की आपने प्रोडक्शन डाल दी है उस पर कोई निशानी होनी चाहिए। ओके लिखो, एंटर्ड लिखो, कुछ ना कुछ इनिशियल आपका होना चाहिए जिससे आपको पता लगे हाँ भाई मेरी प्रोडक्शन डल गई। तो ये मेरा सेकंड स्टेप है। ये फीचर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होगा। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप ये स्टेप को मिस कर दो। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, थर्ड है, वो है हमारी सेल्स। सेल्स को मैनेज करना। सेल हर बिजनेस का काम है, माल बेचना। तो सेल की एंट्री हमारी कंप्यूटर में प्रॉपर डली होनी चाहिए। उसके बारे में हमारा थर्ड स्टेप है फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट। दो तरीके हैं सेल्स के एंट्री को डालने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उन्होंने मैनुअल बिल बुकें छपवाई हैं, आपको पता ही है। पहले मैनुअल बिल काटते हैं, मैनुअल बिल काटते हैं, फिर उसको देख के हम कंप्यूटर पे चलाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे सीधी ही जो सेल का बिल है वो कंप्यूटर ही सेल का बिल निकाला जाता है और वही कस्टमर को दिया जाता है। चाहे कोई भी केस हो, जब आपने सेल की एंट्री डालनी है आपको उतना ही ध्यान देना है जितना ध्यान आपने परचेज की एंट्री डालने पे दिया था। जो डेटर है जिसको हम माल बेच रहे हैं उसकी फर्म का नाम आपको ठीक तरीके से बिल में डालना है। उसकी फर्म का एड्रेस अच्छी तरीके से डालना है, प्रॉपर एड्रेस डालना है। उसका जीएसटी नंबर बड़े ध्यान से आपको अपने सेल के बिल में डालना है। टैक्स इनवॉइस काटना है।
आपको पता होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या किया है, लोकल है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करोगे, बाहर किया है तो आईजीएसटी चार्ज करोगे, जो माल बेच रहे हो उस पर प्रॉपर जीएसटी रेट लगाना है, अगर आइटम 5 वाली है तो 5 लगाना है, 18 वाली है तो 18 लगाना है, जो माल बेच रहे हो उसका प्रॉपर स्टॉक आइटम बना होना चाहिए, उसका प्रॉपर एसएन कोड डाला होना चाहिए, जो स्टॉक आइटम बना है उस पर प्रॉपर टैक्स कैटेगरी फिलअप हुई होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स को ध्यान में रख के आपने सेल की एंट्री डाल देनी है। और अगर आप मैनुअल बिल बुक से कंप्यूटर में सेल चला रहे हो तो उसमें भी आपको वही तरीका, कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई इनिशियल, कोई ना कोई स्टेप रखनी चाहिए जिससे ये पता लग जाए कि ये सेल का बिल चढ़ चुका है। तो इस तरीके से हमारी सेल की एंट्री आनी है। इसके साथ ही हम सेल पे अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट भी उस सेल की एंट्री में होनी चाहिए। अगर हम सेल पे उससे किराया ले रहे हैं तो वो भी सेल के बिल में इंक्लूड होना चाहिए। अगर हमने उस पे कुछ अलग से पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस ले रहे हैं सेल पे, तो वो भी सेल के बिल में ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा जो मैंने सेल पे बताया ये हमने बेसिक कोर्स पे ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारी सेल्स की एंट्रीज को आपने ध्यान से डालना। तो आज की वीडियो में मैंने 3 एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, अकाउंटिंग के, फाइनलाइजेशन बैलेंस शीट के, ऑडिटिंग के। कि पहला, परचेजेस एक्यूरेट डली होनी चाहिए, प्रोडक्शन एक्यूरेट डली होनी चाहिए, सेल्स एक्यूरेट डली होनी चाहिए। इससे आगे जो है वो मैं अगली वीडियो में आपसे बात शेयर करूंगा।